नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों पर सकुशल होंगे और अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने में देखिए आपके सिलेबस में जो चीजें हैं, आप जानते हैं कि गणित आएगी, मानसिक योग्यता यानी कि जिसको आप मेंटल एबिलिटी कहते हैं वो आएगी, और एक आपसे आपकी भाषा पूछी जाएगी। या तो आपकी हिंदी होगी या फिर आपकी भाषा अंग्रेजी भी हो सकती है। तो ये आपसे भाषाएं पूछी जाएगी। तो उसमें मानसिक योग्यता हम स्टार्ट कर चुके थे, और मानसिक योग्यता में हमने एक टॉपिक जो कि समान आकृतियां यानी कि जो सिमिलर फिगर्स हैं उसको हम अब तक पढ़ चुके थे। उसके कई अभ्यास प्रश्न भी हमने किए। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस शीट्स आपको दी गई। उम्मीद है आपने वो भी हल किए होंगे और आपने खुद का आकलन भी कर लिया होगा। चलिए अब एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके अंतर्गत मानसिक योग्यता में, जिसमें कि आपके सामने 4 फिगर्स दिए जाते हैं और जो है 4 फिगर्स दिए जाते हैं यानी कि 4 आकृतियां आपको दी जाएगी। उनमें से सबसे अलग यानी कि असंगत आकृति को आपको छांटना होता है। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पर, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए उससे पहले हमेशा की तरह आपको हम बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुका है निष्कर्ष एजुकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। आप अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़िए ताकि वो भी अपने साथ मिलकर तैयारी कर सकें। आपके स्कूल में क्लासमेट होंगे या आपके जो दोस्त हैं, आपके कजन्स हैं, उनको भी अपने निष्कर्ष परिवार का हिस्सा बनाइए ताकि वो भी आपके साथ के साथ ही तैयारी कर सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की जो क्लास है वो रहने वाली है आपकी असंगत को अलग करना। यानी कि आपको अब 4 आकृतियां आपके सामने दी जाएगी, उनमें से आपको असंगत छांटना है। अब किस तरीके से असंगत छांट सकते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके के हम आपके सामने एक उदाहरण लेके आएंगे, अलग अलग तरीके के प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे, अलग अलग तरीके के एक कुछ जो सामान्य जानकारी है वो आपके सामने हम अभी लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। असंगत आकृति को अलग करना है। यहाँ पर परिचय आप इसका पढ़ सकते हैं। परिचय में है असंगत को अलग करने का तात्पर्य क्या है। असंगत को अलग करने का तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना है। यानी कि जो 4 आकृतियां आपको दी जाएगी उनमें से किसी किन 3 आकृतियों के तो लक्षण समान होंगे और एक आकृति जो है किसी न किसी तरीके से उनसे अलग होगी। वो कोई भी तरीका हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अर्थात समान लक्षणों के आधार पर चित्रों को वर्गीकृत करना है। इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 चित्र दिए गए हैं। इनमें क्या है, 4 चित्र आपको दिए गए हैं। इनमें से 3 चित्र जो है किसी गुण में विशेष कारण से एक समान है। इनमें से जो 3 चित्र रहेंगे वो किसी कारण से, किसी भी कारण से एक दूसरे से समान रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, तथा एक चित्र जो है अन्य 3 से भिन्न होता है। एक चित्र क्या होगा बेटा, अन्य 3 से क्या होगा, वो भिन्न रहेगा। ठीक है, अभ्यर्थी उस भिन्न चित्र को ही ज्ञात करना होता है। तो आप अभ्यर्थी आप ही है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, वो भिन्न चित्र किस वजह से भिन्न है उसके कारण को ढूंढते हुए आपको वो चित्र ही वहां पर अंकित करना है, और वो भिन्न चित्र जो है वही आपका सही उत्तर होने वाला है। चलिए किस तरीके के प्रश्न आते हैं और क्या क्या आपको असंगत ढूंढना होता है, स्टार्ट करते हैं इस क्लास में पढ़ना। ओके, नाउ हल करने की विधि आप समझ लीजिए। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो आपके सामने बातें लिखी गई उनका ध्यान रखेंगे। दिए गए सभी चारों चित्रों को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सभी चित्रों को ध्यान से देखेंगे। ये तो आपको करना ही है, सभी प्रश्न में ध्यान से देखना ही होता है। तथा यह पहचानने की कोशिश करें कि चित्रों में किस प्रकार की समानता है। आप ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो चित्र है उनमें किस प्रकार की समानता दिखाई दे रही है। ठीक है, अर्थात किस प्रकार से चित्रों का एक समूह बनाया जा सकता है। जो 4 चित्र हैं उनमें से किस प्रकार 3 चित्रों का एक समूह बनाया जा सकता है, और कौन सा एक चित्र उनसे अलग है यह आपको छांटना होगा। तथा किसी एक चित्र को छोड़कर शेष सभी में समानता का वह गुण उपस्थित है। आपको यह देखना होगा कि एक चित्र है उसको छोड़कर समस्त जो 3 चित्र रहेंगे उनमें वो समान गुण उपस्थित होगा, और एक चित्र में वो समान गुण अनुपस्थित होगा। वही आपका असंगत है और वही आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, जिस एक चित्र में समानता का वह गुण मौजूद नहीं होगा वह चित्र ही भिन्न चित्र होता है। ठीक है, चलिए अभ्यर्थी की सुविधा के दृष्टिकोण से पहचानने हेतु
निम्न प्रकारों को दिया जा रहा है जो प्रश्न हल करने में आपकी महत्वपूर्ण सहायता करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या आप कौन से दृष्टिकोण से आप देखेंगे। जैसे आप चित्रों को देखें, एक जो दृष्टिकोण है, आप चित्रों का आकार देख सकते हैं कि चित्रों का आकार क्या है, चित्र किस आकार के बने हुए हैं, यानी कि कोई त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है, कोई पंचभुज है, कोई वृत्त है। ठीक है, इस तरीके के आप या तो आकार देखेंगे, चित्रों की स्थिति आप देखेंगे कि चित्रों की कैसी स्थिति है, उसके बाद डिजाइनों की संख्या देखेंगे, उसमें डिजाइन किस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है, पैटर्न चेक करेंगे कि क्या पैटर्न में समानताएं हैं। उसके बाद वास्तविक चित्रों पर आधारित, यानी कि वास्तविक चित्र हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। वास्तविक चित्रों पर आधारित आपको देख सकते हैं, चित्रों में रेखाओं की संख्या आप देख सकते हैं कि कितने रेखाएं चित्र में है। मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच के संबंध आप देख सकते हैं कि जो मुख्य चित्र आपको एक बना हुआ हमेशा होता है बड़ा चित्र, उसके अंदर भी चित्र बने होंगे, उनमें कोई समानता है क्या। उसके बाद चित्रों का घूर्णन करेंगे, चित्रों के घूर्णन में कैसा कोई समानता है, लेखन पद्धति में कुछ असमानता हो सकती है, और अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित भी हो सकते हैं जिनका कि कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे भी आपके सामने कुछ विकल्प हो सकते हैं। तो ये सारे प्रकार हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है चित्रों का आकार से। चित्रों का आकार, ठीक है, चित्रों का आकार से कहने का मतलब क्या है, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 चित्र क्या होंगे, एक विशेष आकार द्वारा निर्मित होते हैं। 3 चित्र, 4 में से 3 चित्र जो है एक विशेष आकार द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक भिन्न होगा उनमें से, और भिन्न चित्र को ही उत्तर के रूप में आप चिन्हित करते हैं। भिन्न चित्र को ही आप चित्र के उत्तर के रूप में चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं आप। एक उदाहरण आपको दिया गया है बेटा, यहाँ पर आप देखिए आपके सामने 4 आकृतियां हैं जो कि चारों विकल्प के रूप में आपके सामने है। आपको इनमें से अलग छांटना है, आपको इनमें से कौन सा अलग बताना है। तो अलग आप किस तरीके से बताएंगे, आकृतियों के आकार के आधार पर। आकार आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर ये जो है त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है, और यहाँ पर एक पंचभुज बना हुआ है। ये क्या है, त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये वृत्त है, और ये पंचभुज है। तो आप यहाँ पर इनमें से अलग देखेंगे, इनके आकार के आधार पर अगर आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो 3 फिगर है, यानी कि विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4, इनके जो तीनों फिगर्स हैं, ये तीनों आकृतियां हैं, ये रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। वहीं पर आप देखेंगे विकल्प नंबर 3 में जो वृत्त बना हुआ है उसमें रेखाएं नहीं होती है, उसका आकार इन सबसे अलग है, ये गोल है। इसको आप प्रकार की सहायता से बनाते हैं, इस तरीके से प्रकार रखकर आप इसको बनाते हैं, है ना, इसको आप प्रकार की सहायता से बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आकृतियां, इसमें क्या है, इसमें कोई भी रेखाएं नहीं है। जो वृत्त है वो रेखाओं से मिलकर नहीं बना। आप जानते हैं जो त्रिभुज है वो भी 3 रेखाओं से मिलकर बना है। आप जानते हैं चतुर्भुज है वो भी 4 रेखाओं से इस तरीके से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं पंचभुज है वो भी क्या 5 रेखाओं से निर्मित आकृति है। और यहाँ पर जो वृत्त है वो एक गोल आकृति है, इसमें रेखाएं नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका विकल्प नंबर 3 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो 3 है, इन तीनों विकल्प नंबर 3 जो है, वृत्त जो है, इन सबसे अलग है। इसी तरीके से असंगत आपको छांटना है आकृतियों के आधार पर। यह आपके लिए पहला प्रकार होगा। ठीक है, समझ लीजिए, इसको दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर जो 4 आपको आकृतियां दिख रही है, 4 में से जो 3 आकृतियां हैं, यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज, ये 3 आकृतियां आपको दिख रही है, ये रेखाओं से निर्मित है, जबकि एक गोला बनाने में किसी भी रेखा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विकल्प नंबर 3 जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है आपका सही उत्तर के रूप में आपको चिन्हित करना है, यानी कि ये असंगत है और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होता है। जो असंगत है वही यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम क्या था बेटा, टॉपिक का नाम है असंगत को अलग करना। क्या नाम है टॉपिक का, असंगत को अलग करना। इसलिए आपको अगर असंगत अलग करना है तो फिर आपको उनमें से विषम आकृति ढूंढनी है, यानी कि जो सबके साथ नहीं चल रही, ऐसी आकृति को आपको वहां पर ढूंढना होता है। तो आपके सामने ये सभी है। त्रिभुज बनाने में भी 3 भुजाओं का प्रयोग हुआ है, चतुर्भुज बनाने में भी 4 भुजाओं का प्रयोग हुआ है, और पंचभुज बनाने में 5 भुजाओं का प्रयोग हुआ है, जबकि गोला बनाने में यानी कि वृत्त बनाने में आपको किसी भी भुजा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं कि इन सबको बनाने के लिए आपको पैमाने की सहायता लेनी है। इसको बनाने के लिए पैमाना चाहिए, इसको बनाने के लिए पैमाना चाहिए, इसको बनाने के लिए पैमाना चाहिए, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको एक प्रकार की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक प्रकार की, यानी कंपास आप जिसको कहते हो, उस कंपास की आपको यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यही है आकृतियों के आकार के आधार पर। अगला प्रश्न, अगला प्रकार पढ़ते हैं। अगला प्रकार है आकृतियों में रेखाओं की संख्या के आधार पर। आकृतियों में रेखाओं की संख्याओं के आधार पर। देखिए,
इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 में रेखाओं की संख्या समान होती है। 3 में क्या होगा? रेखाओं की संख्या समान होगी तथा अन्य में एक भिन्न होती है। इसी भिन्न चित्र को ही अभ्यर्थी द्वारा उत्तर के रूप में नामित किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? रेखाओं की संख्या को गिनेंगे। देखिए आपको उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण में आप समझिए यहाँ पर कितनी रेखाएं? 1 2 3 4 5 6। कितनी रेखाएं हैं? 6 रेखाएं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं। इसमें कितनी है? 7 रेखाएं। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कितनी है? देखिए यहाँ लिख रहे हैं रेखाओं की संख्या। इसमें कितनी है? 6 है। इसमें कितनी आ गई? 7 आ गई। इसमें भी कितनी है? 6 ही है। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी कितने बेटा? इसमें भी 6 ही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो विकल्प नंबर 2 है इसमें रेखाओं की संख्या कितनी है? 7। इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। विकल्प की संख्या 2 है, इसी वजह से आपका उत्तर हो जाएगा। आपको आकृतियों में रेखाओं की संख्या भी गिनकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो तरीके हैं ये सारे देखिए वहां पर जो है ऐसे तरीके से नहीं आएगा आप इसमें रेखाओं की संख्या चेक कीजिए, नहीं, आपको स्वविवेक से वहां पर दिमाग लगाना है खुद का कि यहाँ पर कौन सा जो प्रकार है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर किस प्रकार का प्रश्न है, या आपको खुद ही वहां पर छांटना होगा और फिर उस तरीके से आपको हल करना होगा। प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में वो बात आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न को अगर देखता मैं, इस प्रश्न को देख के पता लग रहा है कि हाँ चारों जो आकृतियां हैं, चारों आकृतियां किससे बनी हुई है? चारों आकृतियां बनी हुई है बेटा रेखाओं से निर्मित है। चारों आकृतियां रेखाओं से निर्मित है। इसका मतलब कि ये वाला आकृतियों का आकार ये तो इसमें लग नहीं सकता क्योंकि चारों आकृतियां किससे बनी हुई है? रेखाओं से मिलकर ही बनी हुई है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे इनमें? दूसरा देखेंगे तो फिर अब आकर इनमें लाइनों की जो संख्या है यानी कि जो रेखाएं हैं उनकी संख्या गिनेंगे कि ये कितनी रेखाओं से निर्मित आकृति है। ये हम देखेंगे कि 6 रेखाओं से निर्मित आकृति है। वहीं पर ये वाली आकृति जो 7 रेखाओं से निर्मित है, ये वाली आकृति फिर से 6 रेखाओं से निर्मित है और ये वाली आकृति भी 6 रेखाओं से निर्मित आकृति है। तो जब इनमें मैंने रेखाएं गिनी, इनकी इसकी भुजाएं आपको गिननी है, रेखाओं का मतलब भुजाएं आपको गिननी है, तो इनमें ये सब आप भुजाएं गिनकर आप पता करेंगे कि यहाँ पर जो एक आकृति है वो 7 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब वही क्या है? असंगत है और वही उसी को आप क्या करेंगे? अभ्यर्थी द्वारा उत्तर के रूप में नामित किया जाएगा। उसी को ही अभ्यर्थी द्वारा जो है उत्तर के रूप में नामित किया जाता है। उम्मीद है इस बात को भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रकार बढ़ते हैं। अगला प्रकार क्या होता है एक बार देख लीजिए वापस इसको। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, पीपीटी मिल जाएगी इनकी, है ना? इनको नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, है ना? इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप बस समझ लीजिए इसको। चलिए साथ के साथ ही पढ़ते चलिए इन सबको, फिर आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी देंगे ताकि आप इनको अभ्यास भी कर सकें। चलिए आकृतियों की स्थिति के आधार पर आकृतियों की स्थिति जांचनी है। स्थिति में देखिए इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए चित्रों में से जो 3 की स्थिति है वो एक समान होगी। 3 की स्थिति क्या होगी? एक समान होगी तथा एक की स्थिति इनसे भिन्न होती है। 4 विकल्प आएंगे, चारों में से जो 3 की स्थिति है वो समान होगी और एक प्रश्न की जो एक आकृति है उसकी स्थिति उनसे किसी न किसी तरीके से अलग होगी। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए। अभ्यर्थी इसी भिन्न पद को उत्तर के रूप में नामित करेगा, ये तो पक्का है। ध्यान रहे, इसका मतलब ये ध्यान रहे कि यह समानता की स्थिति दर्पण एवं जल प्रतिबिंब तथा शीर्ष क्रम के प्रत्यक्ष में हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? ध्यान ये देना है कि ये समानता किसमें हो सकती है? या तो दर्पण, दर्पण मतलब कि उसका जो दर्पण वो क्या कहते हैं, उसका दर्पण जो दिखता है ना, दर्पण में आपका कैसा प्रतिबिंब दिखता है, तो दर्पण के प्रतिबिंब को लेकर भी हो सकता है। उसके बाद उसका जल प्रतिबिंब को लेकर भी हो सकती है और उसका शीर्ष क्रम को प्रत्यक्ष में भी ये चीज हो सकती है। ये समानताएं देखी जा सकती है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप आराम से देख लेंगे। देखिए 4 आकृतियां आपको दी गई है, 4 आकृतियां आपको दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक वृत्त है, उसके अंदर एक कुछ इस तरीके से त्रिभुज जैसा बनाया हुआ है और एक यहाँ पर तीर का निशान उसके बाहर की दिशा में है। जब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला और ये वाली दिशा समान है ना? इसका जो तिकोना बन रहा है और ये वाला दोनों समान दिशा में है। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी ये देखिए समान दिशा में ही जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए समान दिशा में ही यहाँ पर दोनों जा रहे हैं। जब आप इसमें देखेंगे, इसमें देखिए, अब इसमें आप देखते बता देंगे कि ये जिस दिशा में जाता, अगर ये एरो जो है ये तीर का निशान है इससे विपरीत आ गया, तीर का निशान क्या आ गया? इससे विपरीत आ गया है। और इसमें आप देखिए तीर का निशान भी उसी की दिशा में जा रहा है, तीर का निशान भी उसी की दिशा में, तीर का निशान वृत्त से बाहर की ओर जा रहा है। देखिए इसमें भी तीर का निशान वृत्त से बाहर की ओर जा रहा है,
इसमें तीर का निशान वृत्त से बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ पर जो तीर का निशान है वो वृत्त के अंदर की ओर जा रहा है, और यहाँ पर भी बाहर की ओर जा रहा है। इसका मतलब जो विकल्प नंबर 3 है, आप आराम से देख पा रहे होंगे, ये क्या है, भिन्न है। विकल्प जो संख्या 3 है ये इन सब में क्या है, भिन्न है। इस तरीके से आप यहाँ पर जांच पा रहे होंगे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे बेटा, चलो आगे चलते हैं। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला तरीका देखिए। मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच में क्या संबंध है, वो आप जांचेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत एक मुख्य चित्र के अंदर कभी कभी एक से अधिक चित्र रहते हैं जो परस्पर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित होते हैं। यह संबंध अधिकतर भुजाओं में वृद्धि और कमी पर आधारित होता है। यह संबंध किसमें होता है? अधिकतर भुजाओं की वृद्धि और कमी में आधारित होता है। देखिए इसमें समझिए, यहां पर दो आकृतियां रहेगी, एक होगी मुख्य आकृति यानी कि जो बाहर वाली आकृति, और उसके अंदर एक और आकृति आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भिन्नता ढूंढनी है, उन दोनों में भुजाओं में अंतर करके या फिर किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। बाहर वाले में कितनी भुजाएं बेटा? बाहर वाले में यहाँ पर 7 भुजाएं, और वहीं पर अंदर वाले में 1 2 3 4। अंदर वाले में कितनी भुजाएं? अंदर वाले में 4 भुजाएं हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब कि बाहर में 7 है, अंदर में 4 है, दोनों का अंतर कितनी है? 3 भुजाएं हैं, दोनों में 3 भुजाओं का अंतर है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4। बाहर वाली जो चित्र है उसमें 4 भुजाएं हैं, और जो अंदर वाला है उसमें 3 भुजाएं। अंदर वाला कितनी भुजाओं का है? 3 भुजाओं वाला है। तो यहाँ पर भुजाओं का जो अंतर है वो एक ही है। और यहाँ पर देखिए, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5। बाहर वाले में कितनी भुजाएं हैं? बाहर वाले में 5 भुजाएं। और अंदर वाले में कितनी है? अंदर वाले में यहाँ पर 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर भी भुजाओं का अंतर कितना है? 1। यहाँ पर भी भुजाओं का अंतर कितना है बेटा? 1। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बाहर वाले में कितनी भुजाएं हैं? 6। और अंदर वाले में कितनी भुजाएं आप देख रहे हैं? 1 2 3 4 5। अंदर वाले में कितनी है? 5 भुजाएं। तो यहाँ पर भी भुजाओं का जो अंतर है वो 1 है। यहाँ पर भी भुजाओं का अंतर 1 है। यहाँ पर भी भुजाओं में अंतर कितना है? यहाँ पर भुजाओं में अंतर 1 ही है। ठीक है, और यहाँ पर आप भुजाओं में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितना अंतर है? यहाँ पर भुजाओं में 3 का अंतर है। यहाँ पर भुजाओं की संख्या में 3 का अंतर है। इसका मतलब कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प अलग हुआ? यहाँ पर भी 1 है अंतर, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है अंतर। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 में जो है भुजाओं की संख्याओं में अंतर ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये इनसे क्या हो जाएगी? इसी वजह से ये इनसे सबसे भिन्न हो जाएंगी। इसी वजह से ये सबसे क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएंगी। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, है ना? समझ गए होंगे आप ये भी। चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगला है, समझ में आ गया होगा आपको? अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, अगला क्या है? अगला है आपके पास डिजाइनों की संख्या। आप देखेंगे यहाँ पर डिजाइनों की संख्या। ठीक है, किस तरीके की डिजाइन आपके सामने है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए करते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। चलो, यहाँ पर डिजाइनों की संख्या में क्या है? इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए 4 चित्रों में से 3 चित्रों की डिजाइन जो है वो संख्या में समान होगी, तथा एक अन्य में डिजाइन जो होगी वो भिन्न होगी। 3 में जो डिजाइन रहेगी वो समान रहेगी, और एक में जो डिजाइन है वो भिन्न होगी। ठीक है, तो भिन्न वाला ही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। भिन्न डिजाइन वाला ही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर चेक करेंगे डिजाइन, है ना? तो इस ये क्यों अलग है इसमें जांच करते हैं। ठीक है,